हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द फर्स्ट टैंकर नेम्ड डैश कैरिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम द ओएनजीसी's कृष्णा गोदावरी डीप वाटर 98/2 डीप वाटर प्रोजेक्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम दिया गया है स्वर्णा संधू, ठीक है, जो कैरी करेगा क्रूड ऑयल को इस डीप वाटर प्रोजेक्ट से, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड कहाँ पे है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ठीक है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ऐड डैश it is expected to add 7% of additional production at its पीक, ठीक है। जब भी इसका पीक होगा तब ये यहाँ पे 7% एडिशनल प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 द आरबीआई हैज गिवन अप्रूवल टू एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड दैट इज एनबीबीएल टू लॉन्च एन इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेट बैंकिंग इन कैलेंडर ईयर 2024। तो यहाँ पे जो आपका डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक का सेलिब्रेशन था, वहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया था, वहाँ पे ये अप्रूवल दिया गया था बाय द आरबीआई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो एनबीबीएल है इसके करंट सीईओ कौन है, तो इनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अभी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने बताया, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इन्होंने इसे रिलीज किया था, इसे इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के सेलिब्रेशन के दौरान, जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा सकता है, जो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इसे ऑर्गेनाइज करता है आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आरबीआई से रिलेटेड न्यूज। आरबीआई ने यहाँ पे अप्रूवल दिया था फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर को विद एयू बैंक, ठीक है। फाइनल यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है इसको। अब यहाँ पे ये पहला ऐसा आपका मर्जर होगा जहाँ पे दो स्मॉल फाइनेंस बैंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज हो रहा है किसमें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आरबीआई ने सैंक्शन किया है $530 मिलियन ऑल स्टॉक स्कीम ऑफ एमलगेशन फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड विद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके शेयर होल्डर्स यहाँ पे बेसिकली इनके पास कितना इक्विटी रहेगा, तो 9.9% का इक्विटी रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है, आफ्टर अमलगेशन। नाउ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके सीईओ कौन है, संजय अग्रवाल, और इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। और ये अमलगेशन ऑलरेडी आपका हो चुका है, ठीक है। नाउ इसके अलावा आरबीआई ने ऑर्डर्स दिए थे यहाँ पे बैन करने के लिए, इमीडिएट बैन ऑन आईआईएफएल फाइनेंस फ्रॉम सैंक्शनिंग डिसबर्सिंग गोल्ड लोन, ठीक है। तो इनको यहाँ पे बैन किया गया है गोल्ड लोन डिसबर्स करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग Indian badminton player recently in March announced his retirement from international badminton। तो इंटरनेशनल बैडमिंटन से यहाँ पे रिटायरमेंट ली है आपकी साई प्रणीत ने, ठीक है। और इसके आप यहाँ पे रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने क्या बोला है कि ही सेट टू जॉइन हेड कोच ऑफ अ ट्रायंगल बैडमिंटन एकेडमी जो यूएस में आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड वर्थ डैश मिलियन लोन टू अप्रूव कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज ऑफ असम। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे आपका $452 मिलियन का लोन जो है वो अप्रूव किया है असम के जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो असम रेसिडेंट रूरल ब्रिज प्रोग्राम है, ये यहाँ पे वर्क करेगा, जिसका एम है स्ट्रेंथन करना रेसिलेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ रोड एंड ब्रिजेस टू हेल्प पीपल्स लिविंग इन अ विलेजेस, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इसके अलावा क्या होगा, जैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, तो इससे होलसेल मार्केट, जो स्कूल्स हॉस्पिटल्स होंगे एंड प्लेस वर्क्स होंगे, इसमें काफ़ी फायदा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोग्राम है ये कनेक्ट करेगा 6,33,000 विमेन लेड टेक्सटाइल एंड हैंडक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स को, जो लगभग आपके 2 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। फाइन। नाउ नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड लॉजिस्टिक्स हब्स जो है ये भी यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे थ्रू दिस प्रोग्राम, एंड इट विल हेल्प टू गेन एक्सेस टू अ रीजनल मार्केट विद अ रिड्यूस्ड एमिशन, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे 2024 which was observed across the globe on 4th March to highlight the significance of safety measures in preventing workplace accidents, ठीक है। तो इनमें नेशनल सेफ्टी डे जो आपका है 2024 का,
जो हम ऑब्जर्व करते हैं 4 मार्च को। ठीक है, अब इसका यहाँ पे इसका मेन एम क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स को। ठीक है, सिग्निफिकेंस हाईलाइट करता है, सिग्निफिकेंस सेफ्टी मेजर्स के जो हम बेसिकली ले सकते हैं वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नाउ इस साल इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस एक्सीलेंस। फाइन, वहीं पे अगर आपको पूछा है 2023 की थीम क्या थी, तो 2023 की आपकी थीम थी आर एम जीरो हार्म। ठीक है, ये 2023 की थीम थी। अब 2024 की यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, तो कौन सा एडिशन था? तो 2024 का ये 53rd एडिशन था। ठीक है, अब साथ में ही यहाँ पे नेशनल सेफ्टी वीक कैंपेन भी आपका ऑब्जर्व किया जाता है 4 से 10 मार्च को। ठीक है, अब इसे स्पेयर हेडेड कौन करता है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल। अब कब से कर रहा है? 1971 से कर रहा है। और पहला जो नेशनल सेफ्टी डे है ये कब ऑब्जर्व किया गया था? ये 1972 को किया गया था। फाइन, अब नेशनल सेफ्टी काउंसिल की बात कर रहे हैं तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर ललित आर घबने। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका नावी मुंबई महाराष्ट्र में। अब जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है इसका फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? ये आपका 4 मार्च होता है। ठीक है, 4 मार्च को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी वजह से नेशनल सेफ्टी डे हम ऑब्जर्व करते हैं। और जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 1966 में हमने इसे स्टैब्लिश किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अदर डेज की, जैसे वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इसे ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को एंड इसका एम है टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट एक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, नेक्स्ट डे आ जाता है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 मार्च को एंड इस बार 2024 में हमने इसका 10th एडिशन ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट कैंपेन थीम इसकी क्या थी? लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी एंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 5 मार्च को हम इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफेरेशन अवेयरनेस जो है ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, 5 मार्च को, और इसका एम क्या है? प्रमोट करना अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसआर्मामेंट इश्यूज अमंग द पब्लिक स्पेशली अमंग द यूथ। ठीक है, एंड इसका कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 2nd एडिशन। ठीक है, 2024 में 2nd एडिशन ऑब्जर्व किया था इसका। ठीक है, now next है in March 2024 the REC Foundation partnered with Unit of Science and Educational Development to support children's education in dash। तो यहाँ पे जो REC फाउंडेशन है बेसिकली ये आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म है REC लिमिटेड का, जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप की है यूनिसेड के साथ। ठीक है, विच इज यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, सपोर्ट करने के लिए चिल्ड्रंस की एजुकेशन को। अब ये कहाँ पे है? बेसिकली कहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थ नगर है वहां के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया गया है जो आपका न्यू दिल्ली में साइन हुआ था। ठीक है, अब इसी के तहत जो REC है ये यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी 9.91 करोड़ रुपीस का। ठीक है, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। फाइन, अब ये जो अग्रीमेंट है ये अग्रीमेंट किसने बेसिकली साइन किया था? तो भूपेश चंदोलिया जो हेड है आपके CRS एंड REC फाउंडेशन। देन नेक्स्ट है आपके रश्मि कुमारी जो असिस्टेंट प्रोग्राम डायरेक्टर हैं आपके यूनिसेफ के। ठीक है, नाउ REC लिमिटेड की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके आपके चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है विवेक कुमार देवंगन और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1969 में। ठीक है, अब REC लिमिटेड से जुड़ी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कुछ हाइलाइट्स आपकी हैं, जैसे REC ने यहाँ पे रिसीव किया था इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड। ठीक है, तो REC को इस अवार्ड को दिया गया था किस चीज के लिए? इन रिकॉग्निशन ऑफ REC CSR इनिशिएटिव ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ अ 2 मेगावाट रूफ टॉप सोलर प्लांट इन IIT मद्रास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है REC फाउंडेशन जो है इन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था 15 करोड़ का अमाउंट बच्चों की एजुकेशन के लिए। एक्स सर्विसमैन के जो आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनके एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया था। कितना? 15 करोड़ का। ठीक है, और ये दिया गया था आपका आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के दिन। ठीक है, जो आपका 7 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI हैज सस्पेंडेड विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग एनी फॉर्म ऑफ financing against share and debentures including the sanction and dispersal of loan against initial public offerings with immediate effect। तो recently in month of March RBI ने सस्पेंड किया है JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड को, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है,
अब इसको यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इस पे बैन लगाया है कि ये सैंक्शन या डिस्पर्सल नहीं कर सकते लोन को अगेंस्ट इट्स आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विद इमीडिएट इफेक्ट। और ये यहाँ पे सैंक्शन लगाया गया है अंडर दी सेक्शन 45L बी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। नाउ जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, प्रोडक्ट्स लिमिटेड की, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? विशाल कंपानी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, एज पर मूडीज रिपोर्ट, इनकी जो ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट थी 2024 की, इन्होंने यहाँ पे इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शन दी है। ठीक है, ये इन्होंने बढ़ाई है, पहले 6.1% प्रोजेक्ट की थी, अभी इन्होंने 6.8% इसे कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं पे इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भी प्रोजेक्शन दी है, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन, विच इज 6.4%। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज साइन अ जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट विद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ रिन्यूएबल पावर पार्क्स एंड प्रोजेक्ट्स इन यूपी। तो यहाँ पे जो आपकी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इन्होंने जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन किया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल पावर पार्क्स एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यूपी में ये प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। फाइन। अब यहाँ पे जो इससे रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेट होगी, ये बेसिकली फुलफिल करेगी रिन्यूएबल जनरेशन ऑब्लिगेशन को ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, तो बेसिकली जो भी एनर्जी यहाँ पे जनरेट होगी वो फुलफिल करेगी इनकी डिमांड्स को। ठीक है। Next है, recently in March, the Mian Mohammad Shehbaz Sharif was sworn in as a PM of Pakistan for dash term। तो ये आपके सेकेंड टर्म के पीएम बने हैं पाकिस्तान के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। और इसके पाकिस्तान के पीएम यहाँ पे कौन, प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है आसिफ अली जरदारी। ठीक है। नेक्स्ट है, इन February 2024 तामस सुल्योक वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इन्हें, यहाँ पे ये शख्स हैं तामस सुल्योक, इन्हें अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट आपका हंगरी का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब यहीं पे प्राइम मिनिस्टर की बात भी कर लेते हैं। इस कंट्री के, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? विक्टर ऑर्बिन। इसकी कैपिटल आपकी है बुडापेस्ट एंड इसकी करेंसी है फ्लोरेंटिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ ऑफ द ईयर द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट इज ऑर्गेनाइज अक्रॉस द ग्लोब एवरी ईयर। तो यहाँ पे देखो, जो ये आपका इवेंट है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ये बेसिकली किसके लिए होता है? बर्ड्स के लिए। ठीक है, तो बर्ड्स काउंट के लिए बेसिकली यहाँ पे ये होता है, जहाँ पे 4 दिन का इवेंट होता है और जो आपके बर्ड वॉचर होते हैं वो बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसका डेटा यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो है, ये इवेंट आपका कराया जाता है इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी, और इस बार इसे 18 से 21 फरवरी को कराया गया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैकयार्ड बर्ड काउंट जो है ये आपका हर साल होता है इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी, और 4 दिन का ये इवेंट रहता है जहाँ पे जो बर्ड वॉचर है, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, ये बर्ड्स को देखते हैं एंड अपलोड करते हैं इनके डेटा इनके कंजर्वेशन के लिए। ठीक है। नाउ इंडिया में इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसे इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था ई बर्ड इंडिया और बर्ड काउंट इंडिया के द्वारा। ठीक है। नाउ अब इंडिया की अगर बात हो रही है, तो इंडिया जो है, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट नंबर इंडिया ने दिया था चेकलिस्ट का, वहीं पे थर्ड हाईएस्ट स्पीशीज का नंबर इंडिया ने दिया था अमंग दी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ठीक है, अब इंडियन बर्ड वॉचर्स ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है आपका ओवर 61,000 चेकलिस्ट का एंड डॉक्यूमेंटेड 1036 बर्ड स्पीशीज ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई बर्ड। फाइन। नाउ इसी के अलावा इसके साथ साथ ही हम यहाँ पे ये भी नोट करते हैं, पहली बार यहाँ पे जो इवेंट हुआ था आपका इंडिया में, ग्लोबल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट इवेंट। ठीक है, ये पहला ऐसा इवेंट बना जहाँ पे सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बर्ड वॉचर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, साथ में ही केरला जो है, केरला ने यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ चेकलिस्ट हमें प्रोवाइड की है स्टेट वाइज अगर बात करें। सेकेंड नंबर पे आपका तमिलनाडु आ जाता है एंड थर्ड पे आपका आ जाता है महाराष्ट्र। वहीं पे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज का नंबर किसने दिया है? ये वेस्ट बंगाल ने दिया है, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड असम। ठीक है, अब यहाँ पे इवन रिस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीशीज वो भी यहाँ पे स्पॉट की गई है इंडियन बर्डर्स के थ्रू। ठीक है, जैसे अंडमान सर्पेंट ईगल, अंडमान वुडपेकर, ठीक है, नीलगिरी लॉन्ग हिंग थ्रश, व्हाइट हेडेड स्टारलिंग, नीलगिरी शोला किली, ठीक है, व्हाइट बिल्ड ब्लू फ्लाई कैचर्स, अंडमान ट्रेपी, फॉरेस्ट ऑलेट, बुगन लियो चिचला, ठीक है, व्हाइट बिलीड शोला किली। ठीक है, तो ये सारी स्पीशीज आपकी जो रेस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीशीज है ये भी स्पॉट की गई थी बाय द इंडियन ब्रीडर्स। ठीक है,
नाउ अब यहाँ पे इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे था चेकलिस्ट में, एंड स्पीशीज के मामले में थर्ड नंबर पे था, थर्ड हाईएस्ट था, ठीक है। वहीं पे अगर फर्स्ट हाईएस्ट की बात करें तो फर्स्ट हाईएस्ट यहाँ पे आपका चेकलिस्ट में था यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय इंडिया सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे आपका था कनाडा, फाइन। अब कोलंबिया एंड इक्वाडोर ऐसी कंट्री थी जिसने आपके मोस्ट स्पीशीज जो है ये सबमिट की है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन इंडियन मॉडर्न आर्ट दैट वाज रिसेंटली अनवील्ड बाय मिनिस्टर्स श्री नितिन गडकरी, श्री अर्जुन राम मेघवाल एंड श्री एसपीएस बघेल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जो आपकी बुक है इसका नाम है जेम ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है, जेम ऑफ इंडियन आर्ट, जिसमें आपका जो मॉडर्न यहाँ पे आर्ट है आपकी इंडियन मॉडर्न आर्ट 20th सेंचुरी की वो इसमें दर्शाई गई है, ठीक है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है किसका, लेट हरीश खुल्लर जी का, इन्होंने इसे बनाया था, ठीक है, जिसमें आपके 300 पेज हैं लगभग, एंड इसमें इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ 20th सेंचुरी इंडियन मॉडर्न एंड कंटेम्पररी आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February द एयर इंडिया हैज रीफाइनेंस शॉर्ट टर्म लोन्स विद विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स फॉर अ 3 year। तो यहाँ पे एयर इंडिया ने रीफाइनेंस किया है लोन बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। अब कितना अमाउंट यहाँ पे रीफाइनेंस किया गया है, तो 19,000 करोड़ का, और ये जो आपका लोन है शॉर्ट टर्म लोन, ये रिप्लेस कर रहा है आपका जो 18,000 करोड़ का इनका लोन था, ठीक है, फाइन। अब ये आपका लोन यहाँ पे लिया गया है, रिफाइनेंस किया गया है, इसे यूज किया जाएगा जो इनके डे टू डे कॉस्ट होंगे उसके लिए, और जो एग्जिस्टिंग प्लेन्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। अब एसबीआई का यहाँ पे शेयर कितना है, 13,300 करोड़ का, वहीं पे बीओबी का ये शेयर आएगा आपका 5,700 करोड़ का, ठीक है। और इसे जो है टाइम टू टाइम हर साल इसको जो है एज पर द क्लॉज इनको यहाँ पे आपका अपग्रेड करना होगा, रिन्यू करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर द ब्लूमबर्ग स्पिलनरी इंडेक्स हु बिकेम द वर्ल्ड्स टॉप रिचेस्ट पर्सन बेस्ड ऑन देयर नेटवर्थ। तो देखो यहाँ पे डेटा लिया गया है आपका जो अप्रैल 3 का था, ठीक है, जो इनकी साइट पे अवेलेबल था वो डेटा यहाँ पे लिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है ये आपके अभी आपके टॉप रिचेस्ट पर्सन बने हैं वर्ल्ड के, ठीक है। ये जो डेटा है ये लिस्ट आपकी रोज अपडेट, मतलब ये आपके टाइम टू टाइम जो है अपडेट होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाया क्यों गया है, क्योंकि इन मंथ ऑफ मार्च ये न्यूज़ आई थी कि जो जेफ बेजोस हैं इन्होंने रिप्लेस कर दिया था एलन मस्क को, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन टाइटल जो है जेफ बेजोस को मिल गया था। तो ये आपकी न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको आपको क्वेश्चन यहाँ पे लाया है आपके लिए, ठीक है। अब ये बात करते हैं ब्लूमबर्ग स्पिलनरी इंडेक्स की। तो ये जो इंडेक्स है आपका, ये आपका लॉन्च किया गया था इनिशियली 2012 में, और इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, ब्लूमबर्ग न्यूज़ इसे पब्लिश करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की। तो पहले नंबर, ये जो डेटा है आपका ये 3 अप्रैल को लिया गया है, 3 अप्रैल 2024 को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपके लिस्ट में टॉप पर्सन है, टॉप रिचेस्ट पर्सन है बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है, जेफ बेजोस जिनकी अभी हमने न्यूज़ पे देखी थी, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आपके अमेजोन के, ठीक है, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, फिर बिल गेट्स, स्टीव बैलमर, लैरी पेज, वॉरेन बफेट, ठीक है, लैरी एलिसन, सेर्गे बिन एंड मुकेश अंबानी जो है ये 11th नंबर पे आपके रहे हैं, ठीक है। अगर हम टॉप 100 की बात करें, वैसे तो ये जो लिस्ट है ये आपकी 500 रिच पर्सन्स की लिस्ट होती है, बट अगर हम टॉप 100 की बात करें तो इसमें इंडियंस जो है आपके वो 11th नंबर पे मुकेश अंबानी जी हैं सबसे पहला, ठीक है। देन गौतम अदानी जी, आपके शपूर मिस्त्री, शिव नाडर, सावित्री जिंदल, अजीम प्रेमजी, दिलीप शांघवी, साइरस पूनेवाला, लक्ष्मी मित्तल, राधा कृष्ण दामिनी एंड केपी सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद ईज माई ट्रिप टू लॉन्च को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे ईज माई ट्रिप जो आपकी कंपनी है इन्होंने पार्टनरशिप की है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, किस चीज़ के लिए, को ब्रांडेड ट्रैवल कार्ड को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अब इस ट्रैवल कार्ड का नाम क्या है, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, PNB EMT क्रेडिट कार्ड। अब इससे क्या होगा, बेसिकली जो ईज माई ट्रिप है इससे आप जो है इसकी जो आपके बुकिंग्स होगी वहाँ पे आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएगा इससे, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे आप जो है ये जो कार्ड है ये आपका यूज़ किया जा सकता है 100 कंट्रीज़ में, और इसकी आपकी एनुअल मेंबरशिप फीस भी है विच इज़ अराउंड योर 2000, ठीक है। नाउ फीचर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि ईज माई ट्रिप बुकिंग का आपका डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कैशबैक, गिफ्ट वाउचर्स, एयर लाउंजेस में आप जो है शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है।
देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो इंश्योरेंस है वो आपको 2 लाख का यहाँ पे दिया जा रहा है एक्सीडेंट डेथ और पर्सनल टोटल डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे रिन्यूएबल फी आपकी जो है हट जाएगी अगर आपका प्रीवियस ईयर का जो स्पेंडिंग होगा वो 1 लाख होगा या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आप कार्ड देख सकते हो इस टाइप का, ये आपका क्रेडिट कार्ड है, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्टिंग कवरेज। अब बात करते हैं पीएनबी की। पंजाब नेशनल बैंक जो है इसके एमडी एंड सीईओ कौन है करेंटली? अतुल कुमार गोयल। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है आपका। इसे 1894 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसकी टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। वहीं पे इजी ट्रिप प्लानर्स की बात करें, ठीक है, तो इसके को फाउंडर एंड सीईओ हैं निशांत पीती। को फाउंडर्स इसके हैं रिकांत पीती एंड प्रशांत पीती, ठीक है। इट इज फाउंडेड इन 2008 एंड इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज लॉन्च अ लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने इस लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट को लॉन्च किया है? तो इट इज़ योर बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। और इस अकाउंट का नाम रखा गया है बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट, बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट, जहाँ पे आपको जो पर्सन या जो कस्टमर नॉमिनल क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करेगा उसको यहाँ पे फ्री रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है ना। अकाउंट होल्डर जो है इनको यहाँ पे ये बेसिकली लिमिट की बात कर रहे हैं, विड्रॉ लिमिट के। ये आपका कितना रहेगा पर डे का? 50,000 रहेगा। वहीं पे एलिजिबल कौन होगा? 10 ईयर्स माइनस भी इसमें आपके एलिजिबल हैं, 10 ईयर्स तक की जिनकी एज है या उनसे अब, ये लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की। तो ये रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में ये 3000 की है, ठीक है, मिनिमल बैलेंस जो आपको रखना होगा। देन सेमी अर्बन ब्रांचेस 2000 एंड रूरल ब्रांचेस में 1000 का आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच अमंग द फॉलोइंग बैंक ऑफर्स गो सेविंग्स अकाउंट विद अ जीरो बैलेंस फीचर। तो अगेन यहाँ पे एक और बैंक है जिसने गो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है और ये फीचर कर रहा है जीरो बैलेंस फीचर को, ठीक है। तो कौन सा बैंक है? इट इज आरबीएल बैंक, ठीक है, आरबीएल बैंक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है सेविंग अकाउंट में? 7.5% पर एनम का है। वहीं पे फिक्स की बात करें तो इट इज 8.10%, ठीक है। एक्सीडेंटल यहाँ पे कवर जो है या इंश्योरेंस कवर जो है ये आप देख सकते हो 1 करोड़ का है। साइबर इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस कवर आपको 1 करोड़ का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगेन इसमें भी आपकी सेम कंडीशन है कि अगर 1 लाख तक का आपका स्पेंड होता है तो आपकी रिन्यूएबल फीस माफ कर दी जाएगी, ठीक है। देन गो डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप जो है इस डेबिट कार्ड को देख सकते हो। इसमें आपका बेसिकली इसे लॉन्च किया गया है वीजा के पार्टनरशिप में, ठीक है, वीजा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टैटिक कवरेज की। आरबीएल बैंक जो है इसके एमडी एंड सीईओ हैं आर सुब्रमण्य कुमार। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 1943 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो देवदत्ता चंद इसके एमडी एंड सीईओ हैं। हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है और 1908 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डेटा बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो आता है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका इनफ्लो जो है इंडिया में ये कम हुआ था। कितना परसेंट कम हुआ है? तो 13% कम हुआ है ड्यूरिंग दी अप्रैल टू दिसंबर 2023। इस ड्यूरेशन के दौरान ये 13% कम हुआ था विच इज योर 32.03 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो आपका Q3 है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, इसमें ये 18% तक जो है इंक्रीज देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है, विच इज 11.6 बिलियन यूएस डॉलर। फाइन। नाउ यहाँ पे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है इस एफडीआई के कम होने से? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ट्रेडिंग, सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, ठीक है, देन फार्मा, केमिकल्स, ये सारे सेक्टर्स में हमें जो है कमी देखने को मिली है, ठीक है। वहीं पे अगर स्टेट वाइज हम बात करें तो हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो इस ड्यूरेशन में हमें देखने को मिला है, ठीक है, ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2023 ये देखने को मिला था हमें महाराष्ट्र में, ठीक है। कितना है ये? 12.1 बिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है। वहीं पे कुछ स्टेट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है जैसे कर्नाटका हो गया, दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड हरियाणा, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ भी देखने को मिली है एफडीआई इनफ्लोज की, जैसे गुजरात हो गया, ठीक है, देन तेलंगाना, झारखंड, ये आपके पॉजिटिव ग्रोथ वाले स्टेट्स हैं।
इसके अलावा यहाँ पे एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज जो है ये हमारी डिक्लाइन हुए हैं। कितनी परसेंट डिक्लाइन हुई है? 22% हुई है, विच इज $46 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। इसके अलावा हमें नोट करना है एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज। अभी हमने इंडिया की बात करी थी, ठीक है, इंडिया में कम हुआ था। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में ये कम हुआ है एफडीआई इनफ्लो, जैसे सिंगापुर में कम हुआ है, यूएस में, फिर यूके में, साइप्रस, यूएई, इन सब में इस ड्यूरेशन में ये यहाँ पे कमी देखने को मिली थी एफडीआई की। ठीक है, वहीं पे कुछ ऐसे आपकी कंट्री हैं जहाँ पे एफडीआई इंक्रीज भी हुआ है, जैसे मॉरिशस हो गया, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीसीआई द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड अप्रूवल टू रिंग प्लस एक्वा लिमिटेड टू बाय -% स्टेक इन मानी प्रिसीजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो रिसेंटली जो सीसीआई है इन्होंने क्या किया है, अप्रूवल दिया है रिंग प्लस एक्वा लिमिटेड को कि ये 59.25% के जो स्टेक हैं आपके मानी प्रिसीजन प्रोडक्ट के उसे जो है बाय कर सके। ठीक है, अपने स्टेक बाय कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है, जो रिंग प्लस एक्वा लिमिटेड जो है ये आपकी ये जो है ये सब्सिडरी है किसकी? जो रेमंड, आपने सुना होगा रेमंड ग्रुप कंपनी जो है इसकी ये सब्सिडी है। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन नेवी हैज कमीशन INS जटायु एट विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड। तो जो INS जटायु है, ठीक है, इंडियन नेवल शिप जो है जटायु, इसे आपका कमीशन किया गया है लक्षद्वीप के आइलैंड में। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिकोय आइलैंड है जिसमें इसे आपका कमीशन किया गया है। अब जो INS जटायु है ये आपका बेसिकली फंक्शन करेगा अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ नेवल ऑफिसर इंचार्ज, और अभी इसके फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर जो है इस यूनिट के ये कौन है? इनका नाम है कमांडर वरद बघेल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है कि जो INS जटायु है, इस INS का नाम जो रामायण का पात्र था जटायु, ठीक है, जिन्होंने माता सीता को रावण से बेसिकली उन्होंने फाइट की थी माता सीता को बचाने के लिए, बट वो बचा नहीं पाए थे क्योंकि वो घायल हो गए थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इनका INS जटायु का नाम रखा गया है। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे आपको नोट करना है कि इंडियन नेवी ने रिसेंटली नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 334 सी हॉक्स जो है इसको भी कमीशन किया गया है, कोची केरला में कमीशन किया था। एंड ये इंडिया का फर्स्ट MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है। ठीक है, अब इसमें फीचर की बात करें तो ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जो केपेबल है ऑपरेट कर, मतलब बेसिकली इसको ऑपरेट किया जा सकता है फ्राइगेट, डिस्ट्रॉयर्स एंड एयरक्राफ्ट करियर से। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो ये आपका हेलीकॉप्टर है इसमें आपको मिल जाएगा AGM-114 हेल फायर मिसाइल्स, ठीक है, MK54 टॉर्पिडोज यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएंगे, एंड प्रिसीजन वेपन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो ये इसके फीचर्स थे। नाउ नेक्स्ट है, इन मार्च 2024 इंडियन एयरफोर्स ने ट्रांसपोर्ट किया है, ठीक है, जो इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-17, इससे इन्होंने एयर ड्रॉप किया है एक्स्ट्रा लॉन्ग एंड हैवी इंडिजिनियसली डेवलप्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो कैरी कर सकता है मैक्सिमम लोड 22 टन्स का, ओवर 22 टन्स। एंड अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जो ये प्लेटफॉर्म इन्होंने एयर ड्रॉप किया है, ठीक है, इसे डेवलप किसने किया है? तो ये DRDO की आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है जिसका नाम है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो इस जो DRDO की लैब है इसने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द प्लेयर हु वॉन F1, जो फॉर्मूला 1 रेसेस होती हैं, ठीक है, उन्हें हम F1 बोलते हैं, F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने इसे जीता है? तो आंसर आपका हो जाएगा मैक्स वेस्टरपन, ठीक है, जो रेडबुल से आपका रेडबुल टीम के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टॉप 3 अगर हम रैंकर्स की बात करें तो मैक्स वेस्टरपन पहले पे थे, देन सिर्जियो पेरेज ये आपके सेकेंड नंबर पे थे, एंड कार्लोस सेंस ये आपके थर्ड नंबर पे थे। ठीक है, यहाँ पे जो है इमेज देख सकते हो आप। अब यहाँ पे जो ये F1 रेसेस हैं इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? FIA से ऑर्गेनाइज करता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेल ऑटोमोबाइल। ठीक है, नाउ इसके प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन सुलेम। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है और इसे 1904 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट वो क्वेश्चन है, जो 7 मार्च है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है, किस चीज़ के लिए? टू क्रिएट अवेयरनेस और टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ जेनेरिक मेडिसिन एंड
हाईलाइट करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के बेनिफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि इस साल, ठीक है, जो इस साल 7 मार्च 2024 को जो हमने जनौषधि दिवस ऑब्जर्व किया था, ये कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया था? तो 6th एडिशन ऑब्जर्व किया था। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। और फर्स्ट टाइम जन औषधि दिवस कब मनाया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2019 में। ठीक है, नाउ अब जन औषधि दिवस के बारे में बात करें तो इसे एनुअली ऑर्गेनाइज कौन करता है? फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनाइज करता है इस दिवस को, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर आ जाता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, जन औषधि दिवस जो है, ये जो जन औषधि वीक होता है 1 से 7 मार्च तक, इसका फाइनल डे में मनाया जाता है, जो आपका 7 मार्च हो जाता है। ठीक है, नाउ अब प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के बारे में बात करें तो इस कैंपेन को लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने। कब किया था? 2008 में। ठीक है, एंड इन द 11th 5-year प्लान जो 2008 से 2012 तक चला था। ठीक है, नाउ इसका मेन एम क्या था? प्रोवाइड करना जेनेरिक मेडिसिन, मतलब क्वालिटी वाली जेनेरिक मेडिसिन जो अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, अब इसे प्रोवाइड किया जाता है जो आपके केंद्रास है, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्रास। इस केंद्रास से यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें ब्रांडेड मेडिसिन से, तो इसमें लगभग आपको अंतर दिख जाएगा 50% से 90% का। ठीक है, प्राइसेस में। नाउ इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें मार्च 2025 तक जो है नंबर इंक्रीज करना है इन केंद्रास का, जो इन मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं। और हमें ये कितना टारगेट दिया गया है? 10,500 का। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड ब्रिजेश मेहरोत्रा एज अ चीफ सेक्रेटरी विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मार्च 2024। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ मार्च जो ब्रिजेश मेहरोत्रा हैं, इन्हें चीफ सेक्रेटरी जो है बनाया गया है बिहार का। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? आमिर सुबहानी को। ठीक है, आमिर सुबहानी जो है, इनको यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है साइबर तहसील सिस्टम कौन से स्टेट में? ठीक है, तो पीएम मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में बेसिकली उन्होंने एड्रेस किया था विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश प्रोग्राम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनका फाउंडेशन स्टोन रखा था, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किए थे, जो लगभग आपके 17,000 करोड़ के हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के दौरान ही साइबर तहसील प्रोजेक्ट है आपका, इसको भी लॉन्च किया गया था, जिसका एम क्या है? इम्प्रूव करना डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज को। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ अब ये जो प्रोजेक्ट है, इसका एम है या इसका मेन काम क्या रहेगा? ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू यहाँ पे जो खसरा रिकॉर्ड्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड करेक्शन है, ये सब फैसिलिटी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज़ें मैनुअली होती थी, ठीक है, उनको यहाँ पे ऑनलाइन किया गया है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा वो आपका ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू होगा। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया था कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पे। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था वर्ल्ड का फर्स्ट विक्रम आदित्य वैदिक क्लॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जंतर मंतर जो आपका है उज्जैन मध्य प्रदेश का, वहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, जिसका मेन एम है रीइंट्रोड्यूस करना एंशियंट इंडियन सिस्टम को ऑफ टाइम कीपिंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो पुराने जमाने में जैसे टाइम देखा जाता था, उसी चीज को यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है? जो क्लॉक है इसे डेवलप किया है महाराजा विक्रमादित्य रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो उज्जैन में है, विद द हेल्प ऑफ अ लखनऊ बेस्ड इंजीनियर अरो श्रीवास्तव सॉफ्टवेयर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे फीचर किया गया है एलईडी स्क्रीन को, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑन अ 85 feet higher tower located on a campus of 300 years old जिवाजी ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि ये डिस्प्ले करेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम एंड वैदिक टाइम साइमल्टेनियसली। तो ये तीन चीजें यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है एक ही टाइम पे।
फाइन। अब साथ में ही यहाँ पे जो प्लैनेट्स या स्टार्स की मूवमेंट होती है वो भी यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, मतलब इससे बेसिकली कैलकुलेट कर सकती हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ इट विल बी सिंक्रोनाइज्ड विद द सन्स पोजीशन। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसे किसके पोजीशन से सिंक्रोनाइज किया जाता है, सन की पोजीशन से, एज कैलकुलेटेड बाय द एशियन वैदिक स्कॉलर। ठीक है, अब इसे ऑपरेट किया जा सकता है विक्रम संवाद ऐप के थ्रू, और ये हमें प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विक्रम पंचांग। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। नाउ नेक्स्ट है, द यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर इन विच स्टेट। तो यहाँ पे इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है स्टेनलेस स्टील सेक्टर का, ये इनॉग्रेट किया गया था यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ठीक है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये आपके हरियाणा के हिसार में लोकेटेड है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है इसे सेटअप किसने किया है, तो JSL एंड हेंगेनो ग्रीन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड जो है, इनके एसोसिएशन से इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, साथ में ये भी नोट करना है, ये वर्ल्ड का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के लिए, एंड वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है विद अ रूफटॉप एंड फ्लोटिंग सोलर। तो ये दोनों ही चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है इसका मेन एम क्या है कि हमें ग्रीन एमिशन जो कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस करना है 2700 मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पे हमें रिड्यूस करना है कार्बन डाइऑक्साइड 54,000 टन से लगभग आपका आने वाले 20 सालों में। ठीक है, Now next question है, in March 2024 farmers enrollment under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना increased by -% in फाइनेंशियल ईयर 2024। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में फार्मर्स एनरोलमेंट बढ़ी है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। इसके अंडर कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है, तो 27% इंक्रीज हुआ है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे ये जो आपकी न्यूज़ थी ये 6 मार्च को पब्लिश की गई थी PIB पे। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अराउंड यहाँ पे 56.80 करोड़ फार्मर्स जो हैं ये एनरोल किए गए थे इस स्कीम के तहत, इस स्कीम के अंडर, एंड मोर देन 23.22 करोड़ फार्मर्स जो हैं इन्हें रिसीव हुआ था क्लेम। फाइन। इसके अलावा इस एप्लीकेशन यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन काउंट जो है, ठीक है, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है इसमें भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है 33.4% 2021-22 में, एंड 41% ये आपका रहा था 2022-23 में। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो इसे आपका 2016 में लॉन्च किया था PM मोदी जी ने। ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोवाइड करना आपके फार्मर्स को, अगर उनके क्रॉप जो है वो खराब हो जाती है या क्रॉप फेलियर अगर हो जाता है, इन दैट केस यहाँ पे इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, अब इनिशियली जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें इनिशियली कंपलसरी किया गया था लोनी फार्मर्स को कि वो अवेल करे क्रॉप लोन को, वहीं पे इसी चीज को 2020 में वॉलंटरी कर दिया गया था। ठीक है, अब प्रीमियम्स की बात करें तो यहाँ पे 2% जो है पेएबल प्रीमियम, मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल जो है फार्मर्स को, ये आपका 2% रहता है खरीफ फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए, ये 1.5% रहता है आपका, 1.5% रहता है रबी फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए, एंड 5% फॉर दी एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 जो फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन है आपका अंडर दी नेशनल सैंपल ऑफ सर्विस ऑफिस, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, इन्होंने एक MOU साइन किया है इसरो की आपके सेंटर्स के साथ। किस चीज के लिए, अर्बन फ्रेम सर्वे जो है इसको डिजिटल मोड में कराने के लिए। ठीक है, तो कौन सी ये आपका सेंटर है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। फाइन। अब जो ये सर्वे है अर्बन फ्रेम सर्वे, ये इससे पहले जो एडिशन था वो भी आपका डिजिटल मोड में हुआ था और पहली बार डिजिटल मोड में कराया गया था। अब नाउ जो ये सर्वे है जो 5 साल में एक बार कराया जाता है, ठीक है, टू प्रिपेयर एंड मेंटेन फ्रेम ऑफ कॉम्पैक्ट अर्बन जियोलॉजिकल यूनिट, ठीक है, इसलिए करवाया जाता है। तो इस सर्वे को आपका डिजिटल मोड में करवाने के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ कोलैबोरेशन किया गया है या MOU साइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है द स्टेट ऑफ आर्ट जियो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
Tools and techniques using Bhuvan platform will be used for these surveys, urban frame surveys. ठीक है. Now स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है इसके करंट डायरेक्टर कौन है? प्रकाश चौहान. तो इनका नाम आपको पूछा जा सकता है. फाइन. Now next है, in March 2024, the central government notified rules related to possessing and breeding of exotic wild animals in captivity. These rules are framed under dash section of Wildlife Protection Act dash. ठीक है. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है और कौन सा सेक्शन है यहाँ पे जिसके तहत इसे नोटिफाई किया गया था? तो सेक्शन 49M. ठीक है. आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ इसके बारे में देखें तो ये न्यूज़ आपकी 6 मार्च को PIB में रिलीज की गई थी, जहाँ पे सबसे यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो आपका सेक्शन 49M है. ठीक है. पहले से डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की. ठीक है. अब नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए ये एक्ट लाया गया था? प्रोटेक्ट करने के लिए जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी स्पीशीज को. ठीक है. नाम से पता चल रहा है. नाउ अब जो ये एक्ट है यहाँ पे इसे 2022 में थोड़ा एडिशनल यहाँ पे जो है किया गया था, अमेंड किया गया था इसे. ठीक है. जो आपका 1 अप्रैल 2023 से लागू होना था. ठीक है. फोर्स में आना था. नाउ अब यहाँ पे बात की गई है सेक्शन 49M की. अब सेक्शन 49M ऑफ एक्ट ये प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पोजेशन. बेसिकली जो भी जानवर आपने अगर वाइल्ड लाइफ एनिमल पाला है जो शेड्यूल 4 के अंडर आता है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इसके तहत आपको उस एनिमल का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. ठीक है. अगर यहाँ पे ट्रांसफर एंड ठीक है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ट्रांसफर एंड बर्थ एंड रिपोर्टिंग ऑफ अ डेथ ऑफ लिविंग स्केड्यूल एनिमल स्पीशीज. तो ये आपका यहाँ पे सेक्शन 49 के अंडर लाया गया था. जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन का अगर बर्थ होता है तो रजिस्ट्रेशन होता है, डेथ होता है तो रजिस्ट्रेशन होता है ना. तो ऐसे ही एनिमल्स के लिए यहाँ पे ये चीज लाई गई थी. फाइन. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने ये रूल जो है नोटिफाई किए थे अंडर सेक्शन 49M. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ आ गई, जो ये आपका चेंजेस लाए गए हैं, जो अमेंडमेंट किया गया है, ये किस लिए किया गया है? कि जो एनिमल है वाइल्ड लाइफ एनिमल इनका रजिस्ट्रेशन हो. ठीक है. रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पोजेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. तो जब से ये अमेंडमेंट होगी, ठीक है, ये फोर्स में आएगी, तब से 6 मंथ का यहाँ पे पीरियड दिया गया है कि इसके अंडर आपको इस टाइम पीरियड के अंडर आपको काम करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है. ठीक है. इसके बाद देयर आफ्टर विद इन 30 days ऑफ पोजेशन ऑफ अ सच एनिमल स्पीशीज टू द कंसर्न स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थ्रू द परिवेश पोर्टल, परिवेश 2.0 पोर्टल. ठीक है. तो 30 days के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है? पोजेशन करना है उन एनिमल्स का. ठीक है. स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को किस पोर्टल के थ्रू? परिवेश पोर्टल के थ्रू. ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. अब यहाँ पे एक और चीज जो आप सोच रहे होंगे, आप शेड्यूल 4 के अंदर कौन कौन से आपके जो है एनिमल्स आ जाते हैं, तो ये फ्लेमिंगो, हॉर्स शू क्रैब्स या किंगफिशर ये सब आ जाते हैं. ठीक है. यहाँ पे आप सारे ही एक्ट शेड्यूल जो है वो देख सकते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. ठीक है. अब यहाँ पे हमें मेन काम है शेड्यूल 4 से. ठीक है. अब इसे पढ़ लेते हैं. 3rd और 4th जो शेड्यूल है आपका, इसमें क्या लिखा गया है? स्पीशीज जो आपके नॉट एंडेंजर्ड हैं, दे आर इंक्लूडेड अंडर दी शेड्यूल 3rd एंड 4th. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड स्पीशीज विद हंटिंग प्रोहिबिटेड. तो इनकी हंटिंग आपकी बैन है, बट अगर यहाँ पे कोई पकड़ा जाता है इस वॉयलेशन को करते हुए, ठीक है, अगर इन रूल्स का वॉयलेशन होता है तो यहाँ पे पेनल्टी जो है वो आपको कम लगेगी एज कम्पेयर टू शेड्यूल 1st एंड शेड्यूल 2nd. ठीक है. अब कौन कौन से एनिमल्स इसमें शामिल किए गए हैं? तो शेड्यूल 2nd में आपका है चीतल, जो स्पॉटेड डियर होता है, भरल, हियाइना एंड सांबर. ठीक है. तो ये इंक्लूड किए गए हैं शेड्यूल 3rd में. शेड्यूल 4 में आ जाते हैं फ्लेमिंगो, हेयर्स, फाल्कन, किंगफिशर्स, मैगपी एंड हॉर्स शूज क्रैब. फाइन. इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6th भी आपका है, ये भी आप गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है. आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.